नमस्कार। पिछली बार हमने एंड्रॉयड में स्टेट मैनेजमेंट पर बात की थी, याद है? हाँ बिल्कुल, स्टेट को कैसे संभाला जाए उस पर। हाँ, तो आज हम एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। ऐप्स में नेटवर्क कॉल्स, मतलब एपीआई इंटीग्रेशन। बिल्कुल, ये तो हर ऐप का अहम हिस्सा है। सही कहा। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो रेट्रोफिट, कोरूटीन और फ्लो का इस्तेमाल करके इसे काफ़ी क्लीन और मॉडर्न तरीके से करने की बात करते हैं। हाँ, खासकर MVVM और क्लीन आर्किटेक्चर के साथ। तो आज का मकसद यही समझना है कि ये सब कैसे काम करता है, एपीआई लॉजिक को सही से कैसे ऑर्गेनाइज करें, लोडिंग और एरर को कैसे हैंडल करें। और सबसे जरूरी, कोड को ज्यादा टेस्टेबल कैसे बनाएं। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। ये एपीआई स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब अगर ठीक से ना करें तो क्या दिक्कत आती है? देखो, दिक्कत ये आती है कि बिना अच्छी संरचना के ये जो API कॉल करने वाला कोड है ना, वो कहीं भी फैल जाता है। कभी एक्टिविटी में, कभी व्यू मॉडल में। हाँ, देखा है मैंने ऐसा कोड। और फिर एरर हैंडलिंग, वो हर जगह अलग अलग तरीके से होती है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं रहती। और टेस्टिंग करना तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। यहीं पर ये जो कॉम्बिनेशन है, रेट्रोफिट, कोरूटीन, फ्लो साथ में MVVM, ये काम आता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। मतलब जिम्मेदारियों का बंटवारा। हाँ बिल्कुल, हर हिस्सा अपना काम करे। API लेयर सिर्फ API का काम देखे, व्यू मॉडल UI लॉजिक संभाले वगैरह। कोड साफ रहता है, दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। और गलतियां ढूंढना भी आसान होता होगा। बिल्कुल, लोडिंग और एरर स्टेट्स भी एकदम क्लियर रहते हैं। ठीक है। तो ये रेट्रोफिट और कोरूटीन का सेटअप कैसे होता है, मतलब शुरू कैसे करें? सबसे पहले तो आपको अपनी build.gradle फाइल में कुछ डिपेंडेंसीज डालनी होंगी। रेट्रोफिट की, JSON कन्वर्टर की, या जो भी कन्वर्टर यूज कर रहे हो, और कोरूटीन कोर की। ठीक है, डिपेंडेंसीज ऐड कर दी, फिर आप रेट्रोफिट क्लाइंट बनाते हो, retrofit.builder इस्तेमाल करके। इसमें आप बेस URL बताते हो, मतलब आपके API का जो मेन एड्रेस है, और कन्वर्टर फैक्ट्री सेट करते हो। ओके। इसके बाद आप एक इंटरफेस बनाते हो, मान लो API सर्विस नाम से। यहाँ आप अपने सारे API एंडपॉइंट्स डिफाइन करते हो। जैसे यूजर्स की लिस्ट मंगानी है तो? हाँ, तो आप एक फंक्शन बनाओगे, जैसे गेट यूजर्स कॉल। और क्योंकि हम कोरूटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फंक्शन के पहले सस्पेंड कीवर्ड लगाएंगे। अच्छा, ये सस्पेंड कीवर्ड कोरूटीन के लिए है। हाँ, ये बताता है कि ये फंक्शन बैकग्राउंड में चल सकता है बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। समझ गई। अब ये रिपॉजिटरी पैटर्न कैसे फिट होता है कोरूटीन और फ्लो के साथ? इसका क्या काम है? देखो, रिपॉजिटरी का मेन काम है डेटा सोर्स लॉजिक को छुपाना। मतलब व्यू मॉडल को ये जानने की जरूरत नहीं कि डेटा नेटवर्क से आ रहा है या लोकल डेटाबेस से। वो बस डेटा मांगता है। हाँ, वो बस रिपॉजिटरी से कहता है मुझे यूजर्स चाहिए। अब रिपॉजिटरी की जिम्मेदारी है कि वो डेटा लाए, चाहे कहीं से भी। और इसमें फ्लो कैसे मदद करता है? फ्लो यहाँ बहुत काम आता है। रिपॉजिटरी एक फंक्शन बना सकता है जो फ्लो रिटर्न करे, जैसे फ्लो रिजल्ट लिस्ट यूजर। रिजल्ट, ये क्या है? इस पर अभी आते हैं, पहले फ्लो देखो। फ्लो बिल्डर के अंदर रिपॉजिटरी पहले रिजल्ट डॉट लोडिंग एमिट कर सकता है। मतलब बता रहा है कि लोड हो रहा है। बिल्कुल। फिर वो API कॉल करता है ट्राई कैच ब्लॉक में। अगर सक्सेसफुल हुआ तो रिजल्ट डॉट सक्सेस यूजर्स एमिट करता है डेटा के साथ। और अगर एरर आए तो कैच ब्लॉक में रिजल्ट डॉट एक्सेप्शन एमिट करता है। तो एक ही फ्लो में आपको पूरी कहानी मिल जाती है, लोडिंग, फिर सक्सेस या एरर। ये तो बढ़िया, एक ही जगह सब पता चल गया। अब वो रिजल्ट क्लास क्या थी? हाँ, वो रिजल्ट एक सील्ड क्लास होती है। ये एक तरह का रैपर है। इसके 3 ही टाइप हो सकते हैं: लोडिंग, सक्सेस जिसमें आपका डेटा होता है, और एरर जिसमें एरर की जानकारी होती है। अच्छा, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो गया हर एपीआई कॉल का नतीजा बताने का। एग्जैक्टली। इससे कोड में बहुत कंसिस्टेंसी आती है। आप हमेशा जानते हो कि किसी भी API कॉल से आपको इन 3 में से ही कोई एक स्टेट मिलेगा। ठीक है, तो रिपॉजिटरी ने फ्लो एमिट किया रिजल्ट के साथ। अब व्यू मॉडल का क्या रोल है? व्यू मॉडल का काम है रिपॉजिटरी से उस फ्लो को कलेक्ट करना, मतलब सुनना, और फिर उसे UI के लिए तैयार करना। यूआई के लिए कैसे? आजकल इसके लिए स्टेट फ्लो बहुत पॉपुलर है। व्यू मॉडल एक प्राइवेट म्यूटेबल स्टेट फ्लो रखता है, मान लो यूजर्स नाम से, जो रिजल्ट लिस्ट यूजर टाइप का है। म्यूटेबल मतलब इसे बदला जा सकता है। हाँ, व्यू मॉडल इसे अपडेट कर सकता है। और फिर एक पब्लिक इम्यूटेबल स्टेट फ्लो होता है यूजर्स नाम से, जिसे UI ऑब्जर्व करता है। ओके, और ये फ्लो कलेक्ट करने का काम? वो व्यू मॉडल स्कोप,
.launch के अंदर करता है। ये एक कोरूटीन स्कोप है जो व्यू मॉडल के लाइफ साइकिल से जुड़ा होता है। मतलब जब व्यू मॉडल खत्म तो कोरूटीन भी बंद। हाँ, तो इसमें वो रिपॉजिटरी वाले फंक्शन को कॉल करता है, फ्लो पर .catch लगाकर एरर हैंडल करता है और .collect करके जो भी रिजल्ट आता है उससे users.value को अपडेट कर देता है। समझ गई। व्यू मॉडल ने स्टेट तैयार कर दिया। अब फाइनल स्टेप, यूआई लेयर, एक्टिविटी या फ्रैगमेंट क्या करेगा? UI का काम अब काफी सीधा हो गया है। वो व्यू मॉडल के पब्लिक स्टेट फ्लो यूजर्स को ऑब्जर्व करेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा? एक्टिविटी या फ्रैगमेंट में हम लाइफ साइकिल स्कोप .launch और रिपीट ऑन लाइफ साइकिल .state.started का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि UI तभी स्टेट सुनेगा जब वो स्टार्टेड स्टेट में हो, मतलब स्क्रीन पर दिख रहा हो या दिखने वाला हो। अच्छा, फालतू में अपडेट नहीं हो रहा। सही। और जैसे ही नया स्टेट आता है, मान लो रिजल्ट लोडिंग आया तो UI लोडिंग इंडिकेटर दिखा देगा। रिजल्ट सक्सेस आया तो डेटा दिखा देगा। रिजल्ट एरर आया तो एरर मैसेज दिखा देगा। इसके लिए व्हेन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, व्हेन स्टेट लगाकर तीनों केस लोडिंग, सक्सेस, एरर हैंडल कर सकते हैं और उसके हिसाब से UI अपडेट करने वाले फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, जैसे शो लोडिंग, शो यूजर्स डेटा, शो एरर मैसेज। वाह, ये तो काफी सुलझा हुआ लग रहा है। यूआई को नेटवर्क या डेटा सोर्स की कोई चिंता नहीं। यही इसका सबसे बड़ा फायदा है, क्लीन आर्किटेक्चर, हर लेयर का अपना काम। अब असल दुनिया के ऐप्स में इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और वो आम गलतियां क्या हैं जिनसे डेवलपर्स को बचना चाहिए? देखो, ये अप्रोच किसी भी ऐप के लिए फायदेमंद है जिसमें नेटवर्क कॉल्स होती हैं, चाहे वो न्यूज़ ऐप हो, ई-कॉमर्स ऐप हो, सोशल मीडिया हो। लॉगिन, प्रोफाइल देखना, लिस्ट दिखाना, कुछ पोस्ट करना, सब जगह यही पैटर्न काम आ सकता है। और फायदे क्या हैं इसके, मतलब मेन टेकअवेज? मेन फायदे, कंसिस्टेंट एरर और लोडिंग हैंडलिंग व्यू मॉडल रेट्रोफिट या डेटा सोर्स से अनजान रहता है। टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है, आप रिपॉजिटरी को मॉक कर सकते हो, UI रिएक्टिव और कंसिस्टेंट रहता है, कोड पढ़ना और मेंटेन करना आसान होता है। और गलतियां क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती, सीधे एक्टिविटी या फ्रैगमेंट से API कॉल करना, प्लीज मत करो। हाँ, ठीक है। और दूसरी गलती, एक्सेप्शन को ठीक से हैंडल न करना, बस ट्राई कैच लगा दिया और एरर को इग्नोर कर दिया। तीसरी, हर जगह लोडिंग और एरर दिखाने का कोड बार बार लिखना। रिजल्ट जैसी शील्ड क्लास का इस्तेमाल न करना। इन सब से ऐप अनस्टेबल बनता है और कोड मेसी हो जाता है। सही बात है, इन सब से बचना चाहिए। हाँ, इस स्ट्रक्चर से ये सब गलतियां अवॉइड करने में मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। तो आज हमने देखा कि रेट्रोफिट, कोरूटीन और फ्लो को मिलाकर एंड्रॉयड नेटवर्किंग के लिए एक साफ, स्टेट आधारित और मॉडर्न स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। हाँ, जो कोड को बेहतर और ऐप को ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। ये वाकई में काफी उपयोगी जानकारी थी। अगली बार हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन पर बात करेंगे। हिल्ट, डैगर और कोइन में क्या अंतर है, किसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल। तो नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल एंड्रॉयड इनसाइट्स विद निखिल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, क्या ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ये हर छोटे बड़े ऐप के लिए हमेशा बेस्ट है या कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा जटिल भी हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।